नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। आजकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तमाम ऐसी मनमानी हो रही है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर देशद्रोहियों को क्रांतिकारियों का दर्जा दे दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर देश विरोधी ताकतों को समर्थन दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर वो सब किया जाता है जो सीधे सीधे अपने देश के साथ विश्वासघात है। और ऐसा कहीं और नहीं हो रहा है शिक्षा के मंदिर में, उस शिक्षा के मंदिर में जो विरोधियों का गढ़ बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से कहा जाता है कि देश को समर्थन देने वाली ताकतें आगे आई हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि यहां से देश के विरोध में आवाजें बुलंद हो रही हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, 24 घंटे पहले संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के को-फाउंडर मकबूल भट्ट की याद में जेएनयू के प्रीमाइसेस में आईसा के स्टूडेंट्स ने एक यादगार सभा का आयोजन किया। और जब इसका विरोध हुआ तो देखिए किस तरीके से देशभक्त कहे जाने वाले ये तथाकथित लोग ही अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं सच्चाई को छुपाने के लिए। हम आज सवाल लेकर खड़े हुए हैं कि आखिर देशद्रोहियों को क्रांतिकारी का दर्जा देना कहां तक जायज है। इस सवाल पर चर्चा आगे करें उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। जेएनयू में संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों के दो गुटों में टकराव हो गया। जेएनयू में मंगलवार को उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब वामपंथी छात्रों के समूह ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के को-फाउंडर मकबूल भट्ट की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन के बाद यहां हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। विवाद की असली वजह कार्यक्रम में अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने का है। विवाद की असली वजह यह थी कि कार्यक्रम में अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दे दिया गया था, जिसका एबीवीपी के छात्रों ने भारी विरोध किया। अब हम आपको बताते हैं कि वाकया शुरू कैसे हुआ। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की पहले इजाजत मिल गई थी, लेकिन एबीवीपी ने इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के वीसी एम जगदीश कुमार के पास शिकायत की थी। इसके बाद जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन वापस ले ली थी। प्रोग्राम साबरमती हॉस्टल के सामने मंगलवार शाम 5 बजे से रखा गया, लेकिन तनाव तब बढ़ना शुरू हुआ जब परमिशन कैंसिल करने के बावजूद प्रोग्राम हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। प्रोग्राम होने से नाराज एबीवीपी ने जेएनयू में बंद की घोषणा कर दी। अब हम आपको बताते हैं कि जिस कार्यक्रम पर यह पूरा बवाल मचा उसमें आखिर हुआ क्या था। प्रोग्राम को द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस का नाम दिया गया था। इसके पोस्टर पर लिखा गया था, डेमोक्रेटिक राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए कश्मीरी लोगों के संघर्ष के साथ एकजुटता में। एक पोस्टर पर लिखा था, अफजल और मकबूल की जुडिशियल किलिंग के खिलाफ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अक्सर जेएनयू में अलगाववादियों, आतंकियों और नक्सलियों की समर्थन की बातें सामने आती, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये समर्थन उन जवानों के लिए क्यों नहीं उठता जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। इस सब को देखने के बाद कुछ सवाल उठते हैं कि क्या संसद पर हमला करने वाले आतंकियों को क्रांतिकारी बनाना सही था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर देशद्रोहियों का समर्थन करना कितना जायज है? देश के जवानों की शहादत पर क्यों नहीं होता जेएनयू में कोई कार्यक्रम? देशभक्तों की जगह देशद्रोहियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं वामपंथी छात्र? क्या देश विरोधियों का गढ़ बन चुका है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। छात्रों को क्यों नहीं असली देशभक्त याद आते हैं? क्यों नहीं वो जवान याद आते हैं जो इनकी, हमारी रक्षा करने में अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं? क्या वाकई जेएनयू राष्ट्र विरोधी ताकतों का गढ़ बन गया है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान मेरे साथ इस स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी मेरे साथ
जाने माने लेखक और हिंदू जागरण अभियान से जुड़े हुए जितेंद्र खुराना जी इस पैनल का हिस्सा है। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। साथ ही साथ मुस्लिम मामलों के जानकार विद्वान वसीम खान गाजी साहब भी हमारे साथ इस वक्त पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। गाजी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं दोनों से ही पहले फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी। मैं शुरुआत वसीम गाजी साहब से करना चाहूंगी। गाजी साहब, आपको लग रहा है कि जेएनयू जो है वो वाकई अब राष्ट्र विरोधी ताकतों का गढ़ बनता जा रहा है? देखिए, आज तो मेरा दिल बेहद दुखी है। एक तरफ सियाचिन में हमारे देश की हिफाजत करते करते 10 जवान आप -40 टेम्परेचर में हमारे लिए जान दे दी जी। और उसमें एक जवान हमारा आज अस्पताल में एक एक सांस उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है और पूरा देश दुआ करना चाहता है कि ये जवान हमारा बच जाए। उसके लिए जेएनयू में कोई जगह नहीं है। सबसे पहले तो उन लोगों पे एनएसए लगना चाहिए जिन्होंने इसकी परमिशन दी। आप ये बताइए, जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, टैक्स पेयर का पैसा जाता है। पूरी कौम, पूरा देश जब बजट पास होता है कभी उंगली नहीं उठाता है डिफेंस और एजुकेशन के लिए। हम भूखे तो रह लेते हैं लेकिन हम कभी एजुकेशन के बजट पे हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। उसके जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अच्छे एकेडमिशियन, अच्छे नौजवान पैदा करने के लिए बनाई गई है और उसमें हम इसीलिए पैसा खर्च करते हैं। आप ये बताइए कि उस दिन पार्लियामेंट में अगर हमारे जवान, हमारे पुलिस, हमारे ये लोग हिफाजत नहीं करते, पार्लियामेंट पूरा कोलैप्स हो जाता और जितने वीआईपी थे वो सब जान देते थे और हमारे लिए रोने के लिए आंसू नहीं होते। परमिशन किसने दी? बात समझ में आप मुझे ये बता, बस एक बात मैं खत्म कर रहा हूँ। सबसे पहले तो परमिशन किसने दी? और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश को गाली बकेंगे, आप देश के खिलाफ जो है आप द्रोह करेंगे, देशद्रोही हरकतें करेंगे। इन पे एनएसए लगना चाहिए और हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जितेंद्र खुराना जी, योर फर्स्ट है। हमने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करी गई थी, उमर खालिद स्टूडेंट ने इसको ऑर्गेनाइज की थी। और ये जो एक अंग्रेजी टर्म है पैरासाइट, परजीवी जिसे कहते हैं। परजीवी वो होते हैं जिसके किसी के ऊपर, किसी दूसरे जीव के ऊपर बैठते हैं, उसका खून चूसते हैं और उसी के ऊपर जीवित रहते हैं और उसको मारते भी हैं। तो ये उमर खालिद जैसे लोग जो हैं परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं। ये हमारे देश के पैसे से ही पढ़ रहे हैं, देश की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं और देश को ही खोखला करने की बात करते हैं। वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, कश्मीर कैसे भारत से अलग हो ये चर्चा करी गई। और जेएनयू में ये पहली बार नहीं हुआ, ये ट्रेंड है, एक पूरा इतिहास है। मेरा ही तो ये निवेदन है कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो सरकार है, होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो एक कमेटी का गठन करें और पिछले 30 से 40 वर्षों में जो राष्ट्र विरोधी या हिंदू धर्म विरोधी भी घटनाएं हुई हैं उनका एक आकलन किया जाए और देखा जाए कि ये सब तो पता चलेगा कि ये जो मार्क्सवाद पढ़ते हैं वहां पे, ये वामपंथी निकलते कहां से हैं? ये वामपंथी मार्क्सवादी पढ़ने से निकलते हैं। तो मार्क्सवाद पढ़ने के बाद क्या हम देशद्रोही पैदा कर रहे हैं? और ये अगर सिद्ध हो जाता है तो जेएनयू में मार्क्सवाद की शिक्षा बंद कर देनी चाहिए। नहीं, मैं देखिए, जेएनयू में मार्क्सवाद की शिक्षा टोटली बंद कर देनी चाहिए। जो इस चीज की जड़ है, जो इसको पनपा रही है, जो इसको संरक्षण दे रही है, जहां से वो पैदा होकर निकल रहा है, उसको समाप्त ही कर देना चाहिए। चलिए, मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ कुमार जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। और ये मसला इतना अहम इसलिए है सौरभ जी क्योंकि साफ तौर पे एक देशद्रोही को क्रांतिकारी का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी किसी सभा को आयोजित करने के लिए हरी झंडी दी ही क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। ये कई सालों से ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज वहां पे चल रही है और इसमें जेएनयू प्रशासन चुप्पी रह के ये सब सारा क्या कहते हैं ध्यान में रख के ये प्रोटेस्ट होने देता है। वजह इसलिए क्योंकि वहां पे जितने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो हमारे वहाँ पे फैकल्टी कहे जाते हैं पूरे लेफ्ट माइंडेड हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे राष्ट्र विचारधारा कुछ आगे बढ़े या फिर कि कोई एक अच्छा अपना जो यूनिवर्सिटी, बड़ी शर्म की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जेएनयू का नाम क्यों नहीं है, इन लोग की वजह से। और यहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटी केवल ये पहली बात नहीं है। कल मैं बताऊं, कल 5:30 बजे जो नारा लग रहा था, अगर आप होती तो शायद आपके दिल में या आपके पूरे शरीर में वो खून खोल जाता। भारत के 10 टुकड़े इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह कौन इंशाअल्लाह चाहता था कि वहां पे क्या कहते हैं कि 10 टुकड़े हो भारत के।
और इसके साथ साथ कश्मीर के अलगाव की बात कर रहे हैं। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। दूसरी बात कि जिस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक मंदिर पे पार्लियामेंट में जो आतंकवादी हमला किया था और जिसके तहत ये लोग क्या कहते हैं उसे शहीद बता रहे हैं, ऐसे घटना, ऐसे जो शहीद बताने वालों को हम उनके खिलाफ हैं और आगे रहेंगे। बिल्कुल गाजी साहब, यहाँ पर एक बहुत अहम बात जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो नारे लग रहे थे, नारों में भी खास तौर से फिर वही बात आ जाएगी, धर्म विशेष को क्यों जोड़ दिया जाता है, क्या होता है? देखिए हो क्या रहा है। पहली बात तो जो अफजल गुरु को फांसी हुई, पूरा मौका दिया गया, पूरा प्रोसेस हुआ, पूरी प्रतिक्रिया हुई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी डिवीजन में, और उसके बाद जब राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है चैप्टर, क्योंकि राष्ट्रपति पूरा उसके ऊपर विचार करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं राष्ट्रपति के किसी को फांसी ना हो। लेकिन हमारे पार्लियामेंट में जिस आदमी ने हमला किया है, और ऐसा तो नहीं है कि उसको फंसाया जा रहा है, सारी जो सुप्रीम कोर्ट की तमाम जितने भी कोर्ट थे सब में ये फैसला हुआ कि साहब ये फांसी होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये मुद्दा उठाया क्यों जा रहा है। दूसरी बात ये इन्होंने जो बात कही है और आपने भी जो बात कही, मुझे ये बताइए कि जो जेएनयू है वो हमारे मुल्क में नहीं आता क्या, पाकिस्तान के अंदर आता है क्या? हमारी हुकूमत है क्यों नहीं उसका एक्शन लेती है? हमारी हुकूमत ने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? होम मिनिस्टर साहब, राजनाथ साहब, आप क्या कर रहे हैं? यही चीज आप इन पे एक्शन लीजिए। ठीक कह रहे हो गाजी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? लेना तो चाहिए। आप जिसने परमिशन दी उसको अरेस्ट कीजिए आप। अभी देखिए एक बच्चे के साथ कैसे मारा जा रहा है हमारे कार्यकर्ता। नहीं, अभी आप ये बताइए कि जो कुछ भी हमारे कैपिटल है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, या होम सेक्रेटरी साहब रहते हैं, यहाँ पर जो है तमाम पुलिस के, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? जिसने परमिशन दी उसको अरेस्ट कीजिए, उसका इंट्रोगेशन कीजिए, उसने हमारे मुल्क की किस साजिश के खिलाफ वो इन्वॉल्व है जिसने परमिशन दी। फिर उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये नारे लगाए हैं, वो आज सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हमारी आई भी जरूर होगी, उनको उनकी आवाजें लीजिए, उनके खिलाफ एनएसए बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी जो एक्शंस होने चाहिए वो लेने चाहिए। हम सरकार के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे इस पहलू पर। लेकिन जो मेरा सवाल था, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि जब ऐसे मसले आते हैं, जैसा कि अभी सौरभ जी ने बताया भी कि जो नारे लगे थे, सौरभ जी एक बार बताइए तो नारा क्या लग रहा था? नारा लगा था कि भारत के 10 टुकड़े इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा। धर्म विशेष से क्यों जोड़ देते हैं इस तरह? और एक अफजल मरा है, हम 10 अफजल पैदा करेंगे, ऐसे नारे जेएनयू कैंपस लग रहे हैं। क्या जेएनयू कैंपस लग रहा है जायज है या किसी भी भारत में किसी भी देश में जायज है? ये लोग मैं बताता हूँ इसके पीछे पूरी क्या कहानी है। इसके पूरे वहाँ तथाकथित जो हमारे प्रशासन है, तथाकथित जो हमारे वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, पूरे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टिविटी है। और कोई बाहर से बंदा जब बोलता है तब इन लोग को अंदर से बड़ी वहां से जामिया, और मैं आगे से स्टूडेंट है, जामिया से बाहर से आए हो, चाहे जामिया हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं से भी हो, हम इसकी निंदा करते हैं। बाहर से आए और उन्होंने नकाब लगा रखा था। और इतना बताओ, जब हम लोगों ने उन्हें एक चयन करके उन्हें रोकने की कोशिश की, तब उन्होंने क्या किया, अपना रिवॉल्वर निकाल के मुझे टारगेट किया था। उन्होंने मुझे शूट करने की धमकी दी है वहां पे। और मैं तुरंत यहाँ पे मेरे पास लेटर आया है, मैं दिल्ली पुलिस को तुरंत जाके वहाँ पे रिटायर करता। और बड़ी शर्म की बात है, दिल्ली पुलिस वहाँ पे और जेएनयू प्रशासन जो वहाँ पे सिक्योरिटी इंटरनल कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। मैंने गाजी साहब से जो सवाल किया था कि जब ऐसे मसले उठते, एक सेकंड जितेंद्र जी, जो सवाल है वह बहुत अहम है कि अगर ऐसे मसले उठते हैं तो नारे के बाद धर्म विशेष के नारे लगाने की क्या जरूरत है ना? नहीं है। मैं गाजी साहब को जवाब दे दीजिए। नारा लगा के देश को बांटना चाहते हैं। ऐसा है, ये जो आपने बातें बताई ये सबको मालूम है क्या वहाँ हुआ। मुद्दा जो है लावणी जी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस तरह एक धर्म विशेष को इन्वॉल्व क्यों किया जाता है। दरअसल क्या है, जो वामपंथी ताकतें हैं या जो ऐसी ताकतें हैं जो इस हुकूमत के खिलाफ हैं, उनकी साजिश ये है कि हर मुद्दे को, चाहे वो बीफ का मुद्दा हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, उसको हमेशा उसको कम्युनलाइज करके वोटरों को पोलराइज किया जाए। लेकिन गाजी साहब बात ये है कि फिर भी मुस्लिम लॉबी वामपंथियों के साथ जाती है। नहीं, मुस्लिम नहीं जाते। मैं भी मुस्लिम हूँ, कोई नहीं जाता। देखिए आप ऐसा किराए पे, ये मिशनरीज हैं, ये किराए पे के टट्टू हैं, कोई मुस्लिम नहीं जाता। गलत कर रहे हैं आप।
ये मिशनरीज है। वहाँ पे देखिए, नारा क्या लगाया है? दलित नहीं, मुस्लिम नहीं, भाई नहीं, भाई, आप ऐसा दलित है मुस्लिम भाई भाई। नहीं नहीं कोई दलित मुस्लिम भाई बहन अरे नहीं अरे है। दलित वही हिंदू नारा भाई भाई लगाते है, हैं, नहीं, नारा दलित हिंदू लगाते हैं वहाँ पे। नहीं, दलित नहीं। हिंदू है। एक एक देखिए, उनका क्या मतलब है? नहीं, हम हम दलित अपने- हिंदू- ये हमारा विषय है। आप मुद्दे से फिर दलित- हटोगे। एक इसको बात मिनट, के लिए आगे आपको आओ। मुद्दे से एक- मत भटकिए। मुद्दे से नहीं, मैं एक क्लैरिफाई कर दूं आपको। दलित हिंदू हैं, दलित और ये हिंदुओं का अभिन्न अंग है, और उनके साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और उनको हम जो उनका न्याय अधिकार हम दिलवा के रहेंगे। इसमें हमें मुस्लिम लॉबी या वामपंथी लॉबी की नहीं, जरूरत नहीं मुस्लिम लॉबी नहीं है, है, या हिंदुस्तान क्रिश्चियन में। मिशनरी। आप गलत बात कर रहे हैं। वो हमारे आप वही भाई बात कर रहे हैं जो वो बात कर रहे हैं। वो हमारे भाई आप है। वही मैं ABB आपको की ये कह वो रहा हूं। हमारे भाई है और ABB भाई आपकी रहेंगे। समस्या और ये अगर है। उनको कोई आप अपनी ओर लोग चीजें आप भी ताकत कम्युनलाइज करेगा, कर रहे हैं। हम साथ नहीं नहीं, बैठेंगे। आपने आप- दलित हम का इसमें मुद्दा साथ नहीं उठाया। बैठेंगे। देखिए, आप मेरी और बात आप तो को- दोहरी नहीं, चरित्र नहीं, करते आप हैं। दलित हिंदू हैं, आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट कर रहे हैं। आप- आप हमारी नहीं, आप मत, ये इसमें आपका आप दोहरी चरित्र करते हैं, आप सामने बताते हो कि सौरभ हाँ। जी, सौरभ जी, एक मिनट, मैं देखिए, मैं आपको ये कहूंगा, एक बात यहाँ, ये बात, ये विषय नहीं है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, दलित हिंदू हैं और हम उनको न्यायिक और कौन कह सामाजिक रहा है अधिकार दलित दिला हिंदू के। नहीं आप मत बोलिए हर्षा बीच में। क्यों नहीं है दलित नहीं, हिंदू है? आप नहीं, थोड़ा आप सा इसमें topic आपका हटा इंटरव्यू में नहीं, नहीं, मैं पर आप इशू से भटक रहे हैं। नहीं, मैं वापस आ रहा आप हूँ इसे ना। खुद कम्युनलाइज कर आप रहे हैं। देखिए, नहीं कम्युनलाइज तो ये हो गया ना, नहीं, जब ये इंशाल्लाह आप आप बोले, मत होने दीजिए। आप इंशाल्लाह भारत नहीं, के आप 10 मत टुकड़े होंगे। दीजिए। कैसे होंगे 10 नहीं, टुकड़े? आप मत होने हम- दीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ठीक है जी। अल्लाह आपका भी है, अल्लाह सबका है। हम सबका है, सबका है। अल्लाह चाहते तो 2 टुकड़े रोक लेते, लेकिन अल्लाह की इच्छा थी, सही लोगों का समर्थन देते, अल्लाह ने सही लोगों का साथ दिया। मेरा ये कहना है कि ये इसकी जड़ क्या है? हमने सपोले, आस्तीन के सांप, पैरासाइट्स पाल रखे हैं। ये जो घटना है, आप कह रहे हैं, देखिए, उस जो संसद में हुआ था हमला, उसमें 6 जवान मारे गए थे। वो हमारे एक मिनट, मुझे बीच में मत बोलिए। उसमें 6 जवान मारे गए थे, उसके बावजूद ही अफजाल गुरु का हुआ। मैं कह रहा हूं ये घटना तो बहुत छोटी है। मेरे पास ये बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी है कि जब 2010 में 75 CRPF जवान माओवादियों ने मारे, JNU में उन 75 CRPF जवानों के मरने का उत्सव मनाया गया, उत्सव सेलिब्रेशन हुआ, और बकायदा इस पे आर्टिकल छपे। और ये आर्टिकल लिखने वाला वहीं का जो 2010 से 2015 तक JNU में पढ़ता रहा विद्यार्थी, उसने आर्टिकल लिखा कि 75 जवानों का जिनको मारा गया, माओवादियों ने हत्या की, उसका सेलिब्रेशन हुआ। वहां पे टॉक्स हुए हैं, वहां पे चर्चाएं हुई हैं किस तरीके से भारत का कल्चर और इंटीग्रिटी को तोड़ा जाए। हाँ, और इन सबको रोकने नहीं, के लिए इस जिन पे- लोगों को आगे आना इस पे- चाहिए था। इस पे इस पे देखिए, मैं और ऐड करना कठोर ठीक है। कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। चलिए, इस पे- We have no इस पे- appeasement to none, ठीक है, इस ठीक पे है। मैं- appeasement to मैं none। आती हूँ, खत्म हमारे साथ करेंगे मेरे पास उनको। एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हिंदू विद्यार्थी सेना से अनुराग कुमार जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपसे भी सीधा सीधा सवाल करूंगी, JNU में जो इस तरीके की हरकतें होती है, अफजल गुरु जैसे देशद्रोहियों को क्रांतिकारी करार दिया जाता है, या तमाम देश विरोधी जो गतिविधियां वहां से होती है, आपको लगता है कि सीधे तौर पर JNU अब विरोधियों का और देश विरोधी ताकतों का गढ़ बनता जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो देशद्रोहियों का जो गढ़ है वो पूरी तरह से JNU बन चुका है, और इसको मानना पड़ेगा। ये कोई इस देश का कोई टापू नहीं है, कोई अलग सा हिस्सा नहीं है। JNU भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है जो हमारे बाबा साहब ने लिखा है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन जो अफजल गुरु को आतंकवादी देकर उसको फांसी दिया जाता है, उस अफजल गुरु के नाम पे प्रोसेशन निकलता है, और यहाँ के देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी जो कम्युनिस्ट जो है यहाँ पे, जो ताकत के साथ उस पूरे कश्मीर के जो प्रोसेशन है, और आज कश्मीर के नाम से जो निकाला जाता है अफजल गुरु के नाम से, पूरी ताकत से सेल्डिंग देते हैं, की तरह उनकी रक्षा करते हैं, बिल्कुल, लड़कियों को फ्रीडम आगे ऑफ करते हैं। एक्सप्रेशन की आप ये बात पूरी करते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरी तरह किस से तरीके से देश-विरोधी दुरुपयोग हरकतें हो रहा है? हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा पर जारी रखेंगे बातचीत, और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसे लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो इन्हें रोकने वाली आवाज बुलंद क्यों नहीं हो पा रही है। इस छोटे से ब्रेक के बाद
सेल और बीएसएफ जवानों की तैनाती पर आपने ट्वीट किया था, क्या इसको आप मानते हैं? किसमें? नागपुर एक सेल आप वहाँ पर जेएनयू कैंपस में बनवाएंगे, बीएसएफ के जवान। हाँ हाँ, हाँ ये जो एंटी नारकोटिक्स। जी जी जी। हाँ, अब तो मैंने कहा बनना चाहिए, मैंने नहीं कहा कि मैं सर बनाऊंगा। क्या ये सही रहेगा कैंपस में कि बीएसएफ के जवान तैनात? क्यों नहीं? अमेरिका में तो हर कैंपस में पुलिस का एक सर ये बिल्डिंग है। क्यों ऐसा आप करने की सोच रहे हैं? वहाँ तो सारे गतिविधियाँ, सब देशद्रोही गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ड्रग्स भी बहुत वहाँ हैं, जिहादी लोग हैं, नक्सलाइट तो वैसे भी करते हैं, एलटीटी वाले भी हैं। सर आप स्टूडेंट्स को नक्सली बोल रहे हैं? और क्या, मैं तो प्रोफेसर को भी नक्सली बोलता हूँ। सर जेएनयू का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर करवाने का फैसला? वो तो हमारी रिकमेंडेशन है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे सर सुभाष चंद्र बोस। नेहरू तो 3rd क्लास पास थे। सर यानी जो वहाँ पर एक तरीके से वामपंथी गढ़ रहा है उसको आप टारगेट कर रहे हैं और उसको eradicate करना चाहते हैं? नेचुरली, क्योंकि वो तो सरकार के खर्चे पर वो यूनिवर्सिटी है। मैं नहीं कहता हूँ कि प्रोफेसर्स एक दो वामपंथी के विचार के नहीं हो सकते, परंतु वहाँ तो सिर्फ वामपंथी के विचारों का है। तो ये उन्होंने ऐसे ही रिक्रूटमेंट किया कि किसी और को आने नहीं दिया। सर वहाँ पर चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक रूप से जीत सकते हैं। चुनाव कहाँ होते हैं वहाँ? जो प्रोफेसर की नियुक्ति में कहाँ चुनाव होते हैं? जेएनयू का जो स्टूडेंट्स यूनियन में धीरे धीरे अब तो होने लग गया ना। अब स्टूडेंट्स की सिलेक्शन में भी ऐसा हुआ था, अब विद्यार्थी परिषद की शक्ति बढ़ रही है वहाँ। स्टूडेंट्स को नक्सली कहना कुछ ज्यादा नहीं, देखो ये आपने अपनी अभिप्राय मत बताइए। मैंने कहा नक्सली है, और यदि मैं सोचता था कि वो ज़्यादा हो गया, मैं नहीं बोलता। मैंने बिल्कुल सोच विचार करके सारी ध्यान करके कोई कारण भी देना चाहेंगे? नहीं, क्यों कारण? तो सुना आपने कि किस तरीके से जेएनयू में देशद्रोह पनप रहा है, देशद्रोही वहां मौजूद है। बहरहाल मेरे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, इसी के साथ साथ फोन लाइन पर पूरे शो के वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर उमर खालिद साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमर साहब, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ सुदर्शन न्यूज में। आपका लावनी बोल रही हूँ मैं, और सीधा सीधा सवाल आपसे करूंगी। अफजल गुरु आपकी नजर में क्रांतिकारी कैसे बन गया? देखिए, अगर आप कल के प्रोग्राम का पर्चा जो निकला था उसको पढ़ें, अगर आप कल के प्रोग्राम का पोस्टर को देखें, तो अफजल गुरु को क्रांतिकारी या देशद्रोही ये हमने नहीं बोला है। हमने सिंपल सी बात करा कि उनका जुडिशियल मर्डर हुआ। और जहां तक ये बात रखने की बात है, सिर्फ हम नहीं, इस देश के बहुत सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने क्वेश्चन किया है इस तरीके से अफजल गुरु को एक फेयर ट्रायल डिनाई किया गया था। उनके पास लॉयर भी नहीं था। अपने देश के संसद पर, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला किया हो, आप उसके लिए कह रहे हैं कि उसका जुडिशियल मर्डर हुआ है? माफ कीजिएगा, इस पे आपने लिखा इन सॉलिडरिटी विद द स्ट्रगल ऑफ कश्मीर पीपल फॉर देयर डेमोक्रेटिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। आप ये क्या कराना चाहते हैं? आप देश को बांटना चाहते हो? आप देश को, हाँ, आप देश को बांटना चाहते हो या देश के लिए काम करना चाहते हो? पहली बात। दूसरी बात, आपने ही नारा लगाया है उमर भाई साहब, आपने ही नारा लगाया है जेएनयू में। आप पूरी जनता को बताइए कि भारत के 10 टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लगाया है नहीं? जवाब दीजिए। यहाँ मेरे यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी बात कर रहे हो, बहुत शर्मनाक। के लिए और जिस तरीके से आप कैंपस में ऐसा काम कर रहे हो ना, ये बहुत ही पहले इसका जवाब दो उनसे आप। नहीं, आपने नारा लगाया। उमर साहब, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। आप ये बताइए, क्या ये नारा वहां लगाया गया या नहीं लगाया? आप बताओ। देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑल आई कैन से दैट हमने नारा नहीं लगाया वहीं। उसके बावजूद वीडियो है भाई साहब, वीडियो है। सर, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। बोलिए उमर जी, बोलिए। एक विश्वविद्यालय में अगर डिसेंट की कोई जगह नहीं तो वो विश्वविद्यालय नहीं, वो एक जेल बन जाता है। और हमारे देश भर में आज हम यही देख रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जिस तरीके से यही सेम हथकंडा अपना के उमर साहब, एक सवाल मैं करूं आपसे। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आपको बोलने दो, एक मिनट बोलने दो। मैं बात करना चाहता हूं। याद है मैं बात करना चाहता हूं। पठानकोट एयरबेस में जो शहीद हुए थे जवान, उनके नाम याद है क्या? उनकी याद में कुछ किया गया? लावनी जी, उनको मैं बात कर रहा हूं। बोलिए खालिद साहब, पूरा बोलिए। देखिए, तरीके से सिमिलर तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ये हथकंडा अंजाम दिया जिसमें रोहित वेमुला के बाद फाइनली। आपका उससे कोई मतलब नहीं है, वो हम मैनेज करेंगे। वो आप ड्यूरिंग एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम सेपरेटिस्ट मुस्लिम बात कर रहे हैं। रोहित वेमुला वाज हिंदू, हम अपने मैनेज करेंगे। आपका कोई मतलब नहीं उसमें इंटरवीन करने का। अब अपने जेएनयू के मुद्दे पर आइए। आप उसकी आड़ मत लीजिए, उसकी आड़ में अपने आप को जस्टिफाई मत कीजिए। आप ये बताइए कि कश्मीर को, एक मिनट, आप गौरव चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ ना। जो लोग जिनका इतिहास दंगा करने का, जिनका इतिहास लोगों को मारने का, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा, एक मिनट, लोग गुजरात के हत्यारे हैं, मुजफ्फरनगर के हत्यारे हैं, जो लोग बाबरी मस्जिद को गिराए थे,
उनसे मुझे तो आगे ना वहीं पर ही। अब certificate बाबरी नहीं मस्जिद का इतिहास क्या है? आप झंडा चेंज करेंगे? बाबरी मस्जिद का एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम ने गिराया उसे। अच्छा उमर भाई, बाबर आपका उमर भाई आप एक बात बताइए कि क्या आप भारत को अगर इतना राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं, आप क्रिटिक्स करना चाहते हैं, अरे नहीं है इनकी इच्छा। अब भारत माता की जय बोल के बोलिए, भारत माता की जय या वंदे मातरम, आप बोलिए, पूरे देश को बोलिए अगर आप चाहते हैं मैं अपना इस शो पे अपना पेट्रियोटिज्म का देखिए सर्टिफिकेट देखिए आपका ये है कि थोड़ी नहीं, नहीं, उमर खालिद जहाँ तक बोल दो प्रॉस्पेरिटी का है, अगर भारत की समय कम मिल रहा है। जनता आज भूखी है और वो सरकार जिम्मेदार है, तो ये सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको मुझे अपने देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देना है। नहीं, सर्टिफिकेट तो वैसे मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि आपका तो पहले तो यू मस्ट बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम जेएनयू, ठीक है। मेरे जो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन, रोहित वेमुला का आपसे कोई मतलब ही नहीं है उसकी, आप उनकी आड़ में बताइए। ही वाज अ हिंदू, आप उसको बीइंग अ मुस्लिम डोंट गेट इनटू दैट, उसमें घुसने की कोशिश मत करिए। आपको संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, लेकिन संविधान के खिलाफ बोलने की स्पीच नहीं दी है। यू आर ए पैरासाइट ऑन आवर इंडियन डेमोक्रेसी। मिस्टर उमर खालिद, पीपल लाइक यू आर पैरासाइट्स। एक सेकंड जितेंद्र जी, सबसे अहम बात जो बार बार ढक जा रही है उमर जी, ये मुद्दा सीधे आप एक कम्युनल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे सीधा सवाल किया था। हम देश हित की बात कर रहे हैं, हम देशद्रोहियों और क्रांतिकारियों को डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि आपने अफजल गुरु को तो जरूर आपने क्रांतिकारी या जिस तरीके की भी आप लोग बात कर रहे थे, जुडिशियल मर्डर की बात कर रहे थे, क्या आपको पता है कि आपके देश में सुमोध नाम का भी एक जवान था? क्या आपको पता है कि पठानकोट एयरबेस में जो 6 जवान शहीद हुए थे उनमें से किसी एक का नाम आपको याद है? अरे सब छोड़िए साहब, आपको पता है क्या कि एक 9 साल के बच्चे को कल जिस तरीके से गोली लगी और उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या उसकी याद में आप लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा? ये तमाम चीजें आती हैं। एक सेकंड जितेंद्र जी प्लीज। अगर आपका जेएनयू की राजनीति से थोड़ा भी अगर आप उससे वाकिफ हैं तो आप ये जानते होंगे जेएनयू के छात्र हर किस्म के इंजस्टिस के खिलाफ, हर किस्म के अन्याय के खिलाफ हमेशा आगे रहते हैं। आपने नहीं बिल्कुल एक मिनट नहीं, हाँ आपने जेएनयू में 75 सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया, वो सेलिब्रेट हुआ जेएनयू में। 4 दलितों को मारा गया, उसमें सबसे आगे हम लोग थे। नहीं जेएनयू में 75 जो सीआरपीएफ जवानों की हत्या हुई तो जेएनयू में उसको सेलिब्रेट किया गया। जेएनयू में महिषासुर सेलिब्रेट किया जा रहा है। पिछले साल आपने महिषासुर, आपको ये भी नहीं मालूम कि असुर निकले कहां से, आपको ये भी नहीं मालूम। आप वहां बीफ फेस्ट करते हैं। एक भी चीज ऐसी वहां पर हो रही है कि जो वामपंथियों या जो ये मुस्लिम एक्टिविस्ट के थ्रू के जो वहां पर कुछ इंटीग्रेट वाली बात हो। मिस्टर खालिद, 2 विषय हैं, आप 2 विषयों को एक कर रहे हैं। एक ये है कि जस्टिफाइंग या इनजस्टिफाइंग या उसके खिलाफ बोलना जो अफजल गुरु की फांसी थी, दूसरा कश्मीर पे बोलना। आप सिर्फ अभी आपने कश्मीर वाला मुद्दा तो साइलेंट कर दिया और आप अपनी उस बात को अफजल गुरु पे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यू सी, मैं एक क्लैरिफाई कर दूंगा आपको, मैं क्लैरिफाई कर दूं। यू सी, एक मिनट, टू शॉट। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन पॉपुलेशन के ऊपर हुआ था, लेकिन उसमें इनजस्टिस जो अन्याय भारत के साथ हुआ कि 14% मुस्लिमों को 26% जमीन मिली पाकिस्तान के रूप में, राइट। 12% जमीन हमने एक्स्ट्रा दी, उसके बाद पीओके हमने और दे दिया, उसके बाद उसमें चाइना के पास भी चला गया। अब ये कश्मीर, तो एज पर पॉपुलेशन देयर शुड बी नो मुस्लिम इन कश्मीर, एक्चुअली एज पर दैट। लेकिन वो हैं जो इंडियन मानते हैं, हम इंडियन मानते हैं, तो इसकी आप बात ना करिए। इनजस्टिस ऑलरेडी बीन डन एंड वी हैव, हमने 30,000 जवान खोए हैं, हम 30,000 और खो सकते हैं, लेकिन कश्मीर नहीं खो सकते। चलिए गाजी साहब, हम आपको भी खो सकते हैं उमर खालिद, हमें कोई आपकी चिंता नहीं है। खालिद जी, गाजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम मामलों के एक्सपर्ट हैं। वो जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी कि अफसोस इसी बात का है कि आप जैसे लोगों की वजह से ही आपकी कौम पर क्वेश्चन मार्क लगता है, आप जैसे लोगों की वजह से ही। गाजी साहब आपके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। खुराना जी से पूछ लीजिए, इजाजत है बोलने की। आप बोलिए साहब, बोलिए आप बोलिए साहब, बोलिए प्लीज आप बोलिए। नहीं मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, मैं शुरू करूंगा। नहीं आप नहीं बोलना चाहते तो मैं शुरू जितेंद्र जी प्लीज कहिए तो बोलिए, तो मैं गाजी साहब और जितेंद्र जी, बोलना चाहिए तो बोले, कभी होता है डिबेट में। देखिए ऐसा है खालिद साहब, ये जो यूनिवर्सिटियां बनती हैं इनमें कितनी मेहनत से बनती है, किस नाम पर है? ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नाम पर है। और हमारा देश कितनी तकलीफें उठा रहा है, उधर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ दूसरी ताकतें लगी हुई हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं जानता हूं कि जेएनयू में बहुत कम मुस्लिम हैं, बाकी वहाँ सब हिंदू रहते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसे प्रोग्राम करने की हमें क्या ज़रूरत होती है? चाहे वो जुडिशियल इनजस्टिस है मान लीजिए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन को उसके बाद फांसी हुई है, तो उसके बाद इस तरह के प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं ये आप अपनी अच्छी तालीम हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें, और अगर आपको कोई ग्रीवेंसेज है इंडियन सिस्टम से तो आप एक किताब लिखें, उमर साहब, आप अपनी राय जवाब दें। दीजिए। उमर साहब जवाब दीजिए। साहिब मैं बोलना चाहूंगा, मैं ये प्रोग्राम एज अ मुस्लिम ऑर्गेनाइज नहीं किया हूँ। आई एम अ लेफ्ट एक्टिविस्ट ऑफ दिस कैंपस एंड प्लीज डू नॉट, आपने जो मौलाना साहब को बुलाया उनको बोलिए यहाँ मुसलमान और इस्लामों को ना लाएं बीच में। जहां तक बात, मैं सेंट्रल मुद्दे पे आना चाहूंगा। बात यह है कि कश्मीर को लेके, अफजल गुरु को लेके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है, do I have a right to have my opinion or will ABVP dictate to me what will be my opinion? Will RSS dictate to me what will be my opinion? If RSS disagree with me, I respect to disagree. They can have a counter program. They can call Afzal Guru whatever. They can call Kashmir an integral part of India. But I have a right to put my opinion just as they have a right to put their opinion. And today what we are seeing is that different opinions. अगर एक कोई विश्वविद्यालय को जान अगर कुछ चीज देती है और अगर जेएनयू की उमर जी, आपके लिए देश हित बड़ा है या नहीं है? एक सेकंड जितेंद्र जी। उमर जी मुझे इतना बता दीजिए, देश आपके लिए बड़ा है या अफजल गुरु बड़ा है? देखिए देश की परिभाषा कौन डिफाइन करेगा? नहीं, आप करिए ना, हम परिभाषा डिफाइन की बात नहीं कर रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, इस देश के एक नागरिक होने के नाते बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रही हूँ। आपके लिए देश बड़ा है या फिर अफजल गुरु और मकबूल भट्ट जैसे लोग? देखिए जहां तक बात देश की है, अगर देश हमारा इतना खोखला हो गया है कि अगर आज ये इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो मुझे डाइवर्ट मत कीजिए बात को, आप डाइवर्ट मत कीजिए। अगर आपके पास जवाब है मैं एक सवाल तरीके से अगर आप सवाल उमर साहब मैं आऊंगा जेएनयू में 2-3 दिन में, मैं तुम्हें कार्यक्रम करके दिखाऊंगा। तुम मुझे रोक के दिखाना, हम राष्ट्रवादी, मैं कश्मीर पे इंटीग्रेट प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। यू स्टॉप मी, अब करके दिखाओ, प्रोग्राम कीजिए, हम आपको हम करके दिखाएंगे। और सुनो, आपने खालिद साहब आपने सवाल किया था, उमर खालिद जी आपने सवाल किया था, डू यू हैव एनी राइट और नॉट? मैं उसको उत्तर देना चाहता हूं आपको। मेरा उत्तर यह, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट इंडिया। राइट? आपको क्लियर है? आपने कहा उनके पास अपना राइट है, मैं साफ कह रहा हूं आपको, आपके पास कोई अधिकार नहीं है कश्मीर के ऊपर अलगाववादी या किसी भी देशद्रोही के ऊपर विरोध बोलने का। मैं साफ कह रहा हूं, अगर आपको यह लगता है इनटॉलरेंस, तो मैं कह रहा हूं यस आई एम इनटॉलरेंट ऑन द पार्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रिटी। यस आई एम इनटॉलरेंट। और आई अपील, मैं 125 करोड़ भारतीयों को अपील करता हूं कि सारे इंटॉलरेंट, सारे असहिष्णु हो जाओ भारत की एकता को लेकर के, लेकिन हम हर देशद्रोही को नेस्तनाबूद करके मानेंगे, चाहे तुम्हारे तुम्हारे साथ 36 हो रहा है। उमर साहब एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का, आप फ्री है बात रखने के लिए, तो आपके ही प्रीमाइसेस में कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि पर एक डिबेट या एक सेमिनार आयोजित किया गया था। क्यों आप लोगों में हुआ था, लेकिन रामदेव का कार्यक्रम बना हुआ था, आप लोगों की तरफ से भी आवाज उठाई गई थी। आयशा के लोगों ने उसका विरोध किया था, क्यों किया था? उन्हें भी तो अधिकार है अपनी बात रखने का। बात तो रखें, हमें अधिकार विरोध करने का। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है, तो कैंसिल नहीं करवाई। इंटरनेशनल पे कोई अधिकार नहीं है आपको, यही पर तो आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, गाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। उमर साहब आपसे एक बहुत ही रेस्पेक्टफुली एक क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि जो जिन लोगों को फांसी हुई है अब क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है? गलत हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या राष्ट्रपति के खिलाफ आप कुछ अपील तो कर नहीं सकते? आप क्या करेंगे इसके खिलाफ? मुझे बताइए, आपकी क्या ओपिनियन है? मैं सजाए मौत के खिलाफ हूँ, मुझे लगता है मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आपकी बहन के साथ बलात्कार हो, उसकी हत्या हो जाए, उसको सजा मौत होगी नहीं होगी? आप बताइए मुझे। देश है जिसमें आप एक बात बताइए, एक सवाल है मेरा। नहीं आप बाद में जरा करने बोलिए साहब, बोलिए साहब। मुझे आप एक बात ये बता दीजिए कि जिन लोगों, मैं भी कहता हूं कि अगर फांसी खत्म भी हो जाए, मैं फांसी के अगेंस्ट हूं, लेकिन फिर भी देशद्रोही अगर हमारे पार्लियामेंट पे कोई अटैक करता है या उसकी साजिश में मुलव्वस होता है और ये साबित हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, देखिए सुप्रीम कोर्ट से अगर साबित नहीं होता है, बिल्कुल फांसी नहीं होनी चाहिए। देश के जल जंगल जमीन को बेच दिया है, देश के संसाधनों को बेच दिया है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। नहीं हम सुब्रमण्यम, हम एबीपी, हम आरएसएस की बात नहीं कर रहे। आप ये बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? लड़ रहा है। नहीं आप एक बात बताइए, ऐसे चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दहशतगर्द हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई पार्लियामेंट में फिर अटैक करे खुदा ना खास्ता, तो आप ये बताइए कि हमें उसको फूल देने चाहिए, हमें उसको शहीद कहना चाहिए या उसके खिलाफ एक्शन अगर फिर हो जाए खुदा ना खास्ता? आप मुझे इसका जवाब दीजिए बस। देखिए पहले तो जो गाजी साहब ने बोला, मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मैं मुसलमान या हिंदू की हैसियत से नहीं, मैं एक वामपंथी एक्टिविस्ट हूँ। प्लीज मेरे नाम को इसमें बीच में ना लाया जाए। मैं आप राउत वेमुला को ला रहे थे ना, अब आपको पता चलता है फालतू लाने का क्या नतीजा होता है?
I'm a left activist of this campus. and do लेफ्ट not bring राइट, my- अच्छा आइए आइए Do not आइए bring religion into it. You are giving it a communal color. As far as opposing any kind of injustice is concerned, I am telling you, we, the ones who organize this program, have been at the forefront of every battle. बात हो रही है देशभक्ति की। ये सरकार कश्मीर से सेपरेटिज्म ही कम्युनल है। 4 महीने आंदोलन किया स्कॉलरशिप बचाने के लिए। उमर सरकार खालिद जी, उनके कश्मीर scholarship छीनना चाह रही सेपरेटिज्म है पे और बात कर रहे हैं वो बिकॉज वो कम्युनल लाइंस के ऊपर है, कोई यू आर एजेंडा इज कम्युनल। अभी जितेंद्र जी ने एक सवाल किया था। जितेंद्र जी, आपके सवाल का ही जवाब जरा उमर जी से ले लीजिए। आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर अपने ही हाँ। पर्सनल रिलेशन पर कुछ आंच आ खालिद जाती साहब, है अभी आपने तो क्या एक बात करेंगे? कही थी कि आप जो है मौत की सजा के खिलाफ हैं। हेलो उमर जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ खालिद जी, हाँ बोलिए। आपने अभी कहा कि आप मौत की सजा के खिलाफ हैं। आई एम सॉरी, आपने अभी बोला था ना कि वैसे तो आप मौत की सजा के खिलाफ हैं, फांसी की सजा। फांसी की सजा के खिलाफ। फांसी की सजा के खिलाफ हैं, अभी आपने बोला था। आपकी आवाज कट रही है। मैं पूछ रहा हूं कि आपने अभी पूछा था कि क्या आप फांसी, किसी को भी फांसी की सजा के खिलाफ है, अभी आपने ये बोला था। आप थोड़ा जोर से बोलेंगे। उमर खालिद साहब, आपने अभी कुछ पल पहले एक अभी दावे का आप- जिक्र अभी- किया अभी था कि आपने- आप फांसी की सजा के खिलाफ अभी हैं। आपने आ रही है बोला आवाज था, आपको? अभी खालिद साहब आपने बोला था कि आप किसी को भी मौत की सजा के खिलाफ हैं। हेलो, चलिए चलिए, नहीं मैं वैसे फिर भी मैं सवाल हाँ, कंप्लीट कर देता हूं। मैं सवाल, मेरा ये सवाल खालिद जी से भी है और जितने भी ऐसे लोग हैं उन सबसे ही है कि आपकी इकलौती बहन हो, 5 लोग उसका बलात्कार करें और उसकी हत्या कर दें, उसको 5 को सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सीधी सी बात है। ये बात शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी कही थी जब ये हो रही थी, याकूब मेमन वो खिलाफ थे। मैं पूछता हूं शत्रुघ्न, मैं ऑन द फ्लोर कह रहा वैसे हूं, मुझे शत्रुघ्न ऐसा सिन्हा जी, लगता है, आपकी पुत्री के साथ बलात्कार हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए नहीं होनी मुझे चाहिए? लगता है कि बेफालतू के शायद- झंडे मत शायद बनाइए। सवालों का जवाब उमर खालिद साहब के पास था नहीं, शायद इसीलिए उन्होंने अच्छा, कहा मेरे कि फोन आवाज नहीं आ रही है या फोन उन तक आवाज पहुंच रही थी और उनके पास जवाब नहीं था। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं गाजी साहब, अब आप खुद डालिए, क्योंकि आपके पास इसलिए बार बार ये सब सवाल इसलिए आता है क्योंकि ये तमाम चीजें आकर कम्युनिटी विशेष पर आकर अटक जाती नहीं, हैं। देखिए, अगर आप कम्युनिटी विशेष की बात करेंगी तो असल में इस वक्त जो मुद्दा चलिए, इतना ठीक है। खतरनाक था, हाँ। लेकिन ये कम्युनिटी विशेष में क्या होता है कि कुछ लोग हिंदू ताकतों को, कुछ लोग मुस्लिम ताकतों को इलेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, उमर इन खालिद चीजों साहब में भी शायद फिर इस्तेमाल जुड़ गए करते हैं। हैं। बहुत अहम सवाल था। उमर खालिद साहब, आपको आवाज अब मेरी आ रही है? जी आ रही है मुझे। चलिए, जितेंद्र कुरान जी एक सवाल कर रहे हैं आपसे। खालिद साहब, आपने एक सवाल किया, आपने कहा था कि आप किसी को भी मौत की सजा के खिलाफ हैं, आपने कहा था अभी ये? जी। मेरे को, आपकी कोई छोटी बहन है? आपकी छोटी बहन? आपकी कोई छोटी बहन, बड़ी बहन है कोई घर में? उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप सवाल नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपकी छोटी बहन का 4 लोग बलात्कार कर दें, मान लीजिए, और फिर उसकी हत्या कर दें, बिल्कुल नृशंस, टुकड़े टुकड़े कर दें आप। अब इन 4 लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पहली बात तो इतना बेहतर, अब आप अपने लिए बेहुदा हो गया ना। जहाँ तक बात आपकी बहन का बलात्कार हो, उसकी हत्या हो जाए, उसको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप जवाब तो सुनिए ना। सुनाइए। आप मेरे पूरा जवाब सुनिए। आपको बहुत ये बेहुदा सवाल पूछने का शुक्रिया। और जहाँ तक मौत की सजा के सवाल है, मैं हर एक कॉन्टेक्स्ट में सजाए मौत के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता सजाए मौत से कहीं भी क्राइम खत्म होता है। हम इमोशनल के साथ अच्छा, पॉलिटिकल ये आप जवाब दे अपने रहे तक हैं। रखिए, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो, पर ऐसा हो तो आप कह दो ना हमें मौत की सजा नहीं चाहिए, हम कहेंगे मौत की सजा चाहिए, ठीक है? ये सबसे बड़ी विडंबना है, तो रिस्पॉन्स कर दिया यहाँ। बहुत बड़ी विडंबना है कि पॉलिटिसाइज क्यों किया जाता है ऐसे मसले को, क्यों पहली बात पॉलिटिसाइज तो- किया जाता है उमर पहली साहब? तो मैं आपका जवाब दूंगा। पहली बात तो जिस किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं, प्लीज मेंटेन अ स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड आ गया। आपने कैसे कह दिया सजा नहीं होनी चाहिए? जिनके लोग मरते हैं ना, उनको फील होता है। अब फील हुआ? अब रात को सोने से पहले सोचना है कि छोटी बहन के साथ बलात्कार हो गया है, सोचना है एक बारी, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आपको पता लगेगा कि मौत की सजा मना करने से क्या होता है, पता चलेगा आपको। किसको कह रहे हो? 250 लोग मर जाते हैं मुंबई के ब्लास्ट में, आप लोग कहते हैं मौत की सजा ना हो। 6 लोग मर जाते हैं, कहते हैं मौत की सजा ना हो। अरे अपने में बीतती है तो पता चलता है मौत की सजा ना हो। तुम्हारे जैसे लोग। जितेंद्र कुरान जी, प्लीज
प्लीज ये सुदर्शन न्यूज की लाइन नहीं है। मैंने आपको चांस जरूर दिया था। एक सेकंड जितेंद्र खुराना जी, मैंने आपको चांस जरूर दिया था करने का, लेकिन ये स्तर नहीं है, माफ कीजिएगा उमर जी। मैं जितेंद्र जी की तरफ से मैं इस चीज के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन सीधे सीधे जो एक मसला है, हम टू द पॉइंट पर आ जाते हैं। सिर्फ हम बात ये कर रहे हैं, देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता है। होती है जिनका होता है क्या होता है। मैं मानता हूँ, मैं जो बोला ठीक बोला, मैं अपनी पॉइंट पे प्लीज, लेकिन ये सुदर्शन न्यूज की लाइन है, आप मान के चलिए। मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। बहरहाल मैं सिर्फ उमर खालिद, हम सिर्फ इस मसले पर आते हैं कि जब हम देश हित की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो तमाम ये इन चीजों को ऊपर क्यों लेकर आ जाते हैं? हम देश के नाम पर क्यों नहीं इमोशनल होते हैं? पर्सनल इश्यूज पे हम इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन देश के नाम पर पॉलिटिसाइज क्यों करने लगते हैं चीजों को? उमर खालिद जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। स्पष्ट रूप से आ रही है आवाज अभी आपको मेरी? अब आवाज। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगी कि हम सुदर्शन न्यूज की लाइन नहीं है। बहरहाल वो जितेंद्र जी का अपना पर्सनल एक क्वेश्चन था, उन्होंने आपसे सवाल जवाब किया। बहरहाल मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि देश के नाम पर इमोशनल क्यों नहीं होते हैं आप लोग? पर्सनल इश्यूज पे इमोशनल और देश के नाम पे पॉलिटिसाइज कर देना, ये डिफरेंशिएशन क्यों है? देखिए, जहां तक बात, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जहां तक बात इमोशनल होने की, आई डोंट थिंक आई एम इमोशनल अबाउट इट. आई एम क्वाइट अ सीजन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टू बी इमोशनल अबाउट थिंग्स एनी मोर. एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ कश्मीर इज कंसर्न, आई थिंक द ओपिनियन दैट वी वर एक्सप्रेसिंग वाज आल्सो द ओपिनियन जो नेहरू ने एक्सप्रेस किया था, जो अम्बेडकर ने एक्सप्रेस किया था, कि वहां सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए. हम तो सिर्फ इतनी बात बोल रहे हैं, अगर आप मानते हैं कि कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, तो आप वहाँ एक प्लेबिसाइड करा के तय कीजिए। अच्छा ठीक है उमर जी, ठीक है मैं इसी जगह पे आप प्लेबिसाइड की बात करें ना, मैं यहीं पर आपसे एक चीज पूछती हूँ। आपने कहा कि सब हमारे अपने हैं, आपने क्या कभी देखा है कि वहां जो कश्मीरी हिंदू थे, जो कश्मीरी पंडित थे, जिन्होंने रातों रात वहां से भागना पड़ा था, क्या आपने उनके लिए कुछ आवाज उठाने की कोशिश की? क्या आपने जाकर उनसे पूछा कि उनके घर परिवार में अभी क्या स्थिति है? 26 नवंबर को जिस तरीके से उन्होंने एक आंदोलन भी किया कि हमें पूछो, क्या आप लोग उनसे मिलने के लिए गए थे? उमर जी। हेलो जी, शायद आपको ये सवाल शायद आप तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, मैं उमर साहब एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आप जो बार बार कश्मीर में प्लेबिसाइड या रायशुमारी की बात करते हैं, तो जो लोग अलगाववादी हैं वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेते? अगर वो इलेक्शन में जीत जाएं तो अपना बना लें, जरूरत ही नहीं है प्लेबिसाइड कराने की या रायशुमारी की. मैं ये कहता हूँ यासीन मलिक हैं या दूसरे जितने लोग हैं जो अलगाववादी हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले लें. अगर वो जीत जाते हैं अपनी हुकूमत बनाएं. मैं बोल सकता हूँ एक सेकंड? हाँ, मुझे लगता है उमर जी कट गए। जी बोलिए. देखिए, पहली बात तो जो कश्मीर में जो भी लोग हैं वो प्लेबिसाइड के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है टेक्निकली, क्योंकि 14% लोगों को 26% जमीन मिली और हमने पीओ को भी दे दिया, चाइना को भी दे दिया. ये लोग एंटाइटल्ड नहीं है प्लेबिसाइड के लिए. एंटाइटल्ड पूरा इंडिया है, और पूरा इंडिया जो प्लेबिसाइड करेगा वो माना जाएगा. दैट इज कश्मीर जो है भारत का भाग है. अभी मैं 10 सेकंड में अनइंटरप्टेड लूंगा. देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तो कोई गलती नहीं है. वहां पे वातावरण ऐसा हो गया है, कभी वहां पे गौ मांस का बीफ फेस्ट होता है, कभी वहां पे जवानों के मरने का मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, कभी कोई कंट्रोवर्सी होती है. और आपने देखा यह है कि हिंदू अच्छे भले हिंदू, मैं हिंदू कह रहा हूँ और मैं और धर्मों को भी कह रहा हूँ कि वहाँ अच्छे भले उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अलग अलग राज्यों से लोग वहाँ आते हैं और वहाँ जाकर के वो गौ भक्षक बन जाते हैं. तो सबसे अच्छा ये है, मेरा भारत के हिंदू माता पिताओं से मेरा विरोध है कि आप ऐसी संगत से बचाने के लिए जेएनयू में अपने बच्चों को पढ़ने मत भेजिए. आप, ये मेरा व्यक्तिगत है, इसका चैनल से मतलब नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मत है. यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, लेकिन हम ऐसी गतिविधियों को नहीं रोक पा रहे. तो मेरा तो अधिकार है ऐसी गतिविधियों रोकने के लिए. मेरा स्पष्ट कहना है कि आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो वो गौ भक्षक भी बन जाएंगे और कश्मीर अलगाववादी बन जाएंगे. ये बच्चों को भेजा मत पड़ना. देखिए, आप ऐसा है, आपने आज बिल्कुल डिबेट को बिल्कुल डिरेल कर दिया. आपका मानना है? देखिए, मानना नहीं. देखिए, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें निकली हैं, हमारे मुल्क के कैबिनेट मिनिस्टर निकले हैं, इतने बड़े बड़े देशभक्त निकले हैं. हम ऐसी तालीम वहाँ दें, ऐसी एजुकेशन दें कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो बंद हो जाएं. हाँ, और साथ में और जो आप बोलने नहीं देंगे किसी को, मसला ये आप बोलने नहीं देंगे किसी को, लेकिन साइमल्टेनियसली सुब्रमण्यम स्वामी जैसे सी ग्रेड लोगों पे भी पाबंदी लगनी चाहिए. वो लोग भी आपने गलत बात करी, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे. नहीं, आपने गलत बात कही तो हम बोलने दें. आपको सी ग्रेड व्यक्ति कह रहे हैं, उस व्यक्ति को विद्वान व्यक्ति. मैं सिर्फ, देखिए ऐसा है, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं या कोई भी है, वहां सिर्फ एजुकेशन हो,
किसी तरीके की भी अदर देन एजुकेशन एक्टिविटीज ना हो, और जो भी किस तरह के तो ये उनको लोग क्या यूज कर करना रहे हैं? चाहते इन हैं, लोगों को कौन रोकेगा? आपने गवर्नमेंट सुब्रमण्यम स्वामी रोकेगी, पर तो होम सवाल मिनिस्ट्री उठाया, रोकेगी। लेकिन इनको जिन्हें परमिशन रोकना किसने दी? चाहिए, क्यों नहीं अरेस्ट किए उनको जाते क्यों हैं? नहीं- परमिशन उनको इनको क्यों अरेस्ट नहीं करवाइए। करवाइए? सवाल तो ये भी है। भाई साहब, मोदी जी अरेस्ट करवाएं, बहरहाल- राजनाथ जी अरेस्ट बहरहाल करवाएं, कुल मिलाकर पुलिस कुल कमिश्नर मिलाकर अरेस्ट करें। कहीं ना कहीं से जेएनयू प्रशासन जिम्मेदार है, तो प्रशासन वो लोग जिम्मेदार- भी जिम्मेदार है प्रशासन जो इस कौन तरीके बनाता है? के मसले को तूल देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने समृता निज फायदे ईरानी के जी को लिए। कहिए ना। इस फायदे को दरकिनार करके देश हित को सर्वोपरि समृता करिए। ईरानी जी को बहरहाल कहिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्यों ऐसा सभी मेहमानों का एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को साथ लेके जुड़ने आई के हैं। लिए। अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।